देखो अच्छा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों है संकीर्ण ऊर्जा। क्या है? संकीर्ण ऊर्जा। और संकीर्ण ऊर्जा हमें समझना क्या होती है, तो देखो समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हम कोई रिएक्शन कराएंगे, कोई भी अभिक्रिया अगर हम कराते हैं, तो वह अभिक्रिया का जो दर होती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने की जो दर होती है, वो सीधे सीधे निर्भर करती है ताप पर। ताप पर निर्भर करती है कि नहीं? अगर आप ताप बढ़ाओगे उस रिएक्शन का, तो उत्पाद बनने की दर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, यानी उत्पाद जल्दी जल्दी बनेगा। जैसे हम मान सकते हैं, यह एक उदाहरण है, N2O5 है। N2O5 जो है, इसका जब विरचन कराया जाता है, यानी इसको जब बनाया जाता है, बनाने की रिएक्शन जो होती है, तो इसको जब शुरुआत में अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इसकी अभिक्रिया कराओ, किस में कराओ? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर इसकी अभिक्रिया आप कराओगे, तो इसको बनने में करीब 10 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। वहीं अगर बात समझना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया कराओगे तो बनने में कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। यानी सोचो कि कितने धीरे धीरे वो रिएक्शन हो रही होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब वही अगर यही रिएक्शन अगर आप कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कराओ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराओगे अगर, ठीक है बच्चों, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर यही रिएक्शन कराओगे, तो कुछ ताप बढ़ाया हमने कि नहीं? तुरंत हम क्या बता रहे हैं, N2O5 को बनाने की जो प्रक्रिया है, ये रिएक्शन अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराओ, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ठंडा तापमान होता है, इस पर कराओ तो उसको बनने में करीब 10 दिन लग जाते हैं, यानी रिएक्शन पूरा होने में 10 दिन लग जाते हैं। अब वही अगर इसको आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराओ इस रिएक्शन को, तो इसको बनने में केवल और केवल 5 घंटे लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 घंटे। और अगर इसी रिएक्शन को अगर तुम 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा दो, तो इसको बनने में केवल और केवल 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12। तो आप देख क्या रहे हो बच्चों कि हम जैसे जैसे तापमान बढ़ाते जा रहे हैं, अभिक्रिया की जो दर है बनने की, वो भी बढ़ती जा रही है। यानी अभिक्रिया बहुत तेजी से होती जा रही है कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो होता क्या है बच्चों, और एक चीज़ और आप पहले समझो कि जब कोई अभिक्रिया होती है, यानी एक कोई आपका अभिकारक है, और उसके बाद हम देखते हैं क्या उसका उत्पाद बन रहा है। एक अभिकारक है और उसके बाद देखते हैं क्या उसका उत्पाद बन रहा है। तो होता क्या है, ये डायरेक्टली अभिकारक से उत्पाद नहीं बनता है, उसके बीच में भी कुछ बनता है। समझते हैं क्या उसको पहले तो आप इतना जान गए हो कि कोई भी अभिक्रिया अगर आप करा रहे हो, तो तापमान अगर बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, तापमान घटाओगे तो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक हम उदाहरण ले रहे हैं बच्चों। उदाहरण क्या है वो देखो, ये आपका H2 और प्लस I2, अगर इनकी रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों बनता क्या है? 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। तो होता क्या है, आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिले होंगे और तुरंत उत्पाद जो है हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है वो देखिए। एक चीज़ और देखो, जब दो यहाँ पे अभिकारक कौन कौन है, तो अभिकारक हाइड्रोजन है और आयोडीन है। हाइड्रोजन और आयोडीन ये वास्तव में रिएक्शन कैसे किए होंगे, तो ये वास्तव में आरएनएस का संघट्ट सिद्धांत पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसमें बताया जाता है कि जो ये दोनों अभिकारक होते हैं, ये आपस में टक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टक्कर, संघट्ट लगाते हैं। उसी के पश्चात जब टक्कर लगाने से ये आपका उत्पाद बनता है, ठीक है, यानी अभिक्रिया आपकी होती। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो यहाँ पे होगा क्या बच्चों कि शुरू में आप देख क्या रहे हो कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद आपको मिल गया, लेकिन ये वास्तव में इतनी जल्दी नहीं मिलता है। क्या होता है देखो, तो होता क्या है, ये तुम्हारा देख रहे हो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का इसको ऐसे लिख लेते हैं H, ऐसे हम लिख दें हाइड्रोजन, इसके बीच बंद होगा कि नहीं? इसको I2 को ऐसे लिख दें I। बताओ ऐसे कोई दिक्कत? अरे भाई दोनों जुड़े हैं, बंद के द्वारा जुड़े हैं ना, या I जो है I से एक बंद के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो प्लस यहाँ पे लगा दिया हमने, प्लस। तो देखो अब होगा क्या, यहाँ पे ध्यान समझो कि यहाँ पे आप देखोगे क्या कि जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे होंगे, यानी आपस में संघट्ट कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे इनके बीच जो ये बंध बना है ये टूट रहा होगा। क्या हो रहा होगा? यानी ये वाला बंध जो है I के बीच जो बना ये कमज़ोर हो रहा होगा, और ये H के बीच जो बंध है वो भी कमज़ोर हो रहा होगा। और साथ ही साथ क्या हो रहा होगा, साथ ही साथ H और I के बीच एक बंध बनना शुरू हो रहा होगा, इनके बीच,
इनके बीच एक बंध बनना शुरू हो रहा होगा। तो इस समय एक ये अवस्था बनेगी, और जो ये अवस्था बन रही है इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती। क्या कहेंगे, मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट, बीच वाला। यानी ये अभिकारक हुए, अभिकारक के बाद ये बीच में बना होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मध्यवर्ती। पहले ये अभिकारक, ये दोनों आपस में क्रिया करके ये एक मध्यवर्ती बना होगा। अब मध्यवर्ती जब इनके बीच ये बंध टूट जाएगा तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो ये उत्पाद बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब जो ये मध्यवर्ती आपका बना है बच्चों, ये जो मध्यवर्ती बना है ये बहुत ही कम समय के लिए बनता है, बहुत ही कम समय के लिए, अल्प समय के लिए बनता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? क्या बताया कि जब दो अभिकारक अभिक्रिया करते हैं, आपस में टक्कर लगाते हैं, तो टक्कर लगाने में उन अभिकारकों के बीच जो बंध है वो धीरे धीरे घटता जाता है और अलग अलग अभिकारकों के बीच बंध बढ़ता जाता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस प्रकार जो ये आप देख रहे हो, ये जो रचना बनी है, इस रचना को हम मध्यवर्ती कहते हैं। और मध्यवर्ती जो होता है ये अल्प समय के लिए बनता है, ठीक है, और तुरंत फिर क्या होता है, तुरंत इसके बाद हमको उत्पाद मिल जाता है। क्लियर? छोटा नहीं दिया। तो देखो अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या बताया बच्चों कि अगर कोई क्रिया करती है तो क्रिया करने के पश्चात बीच में एक मध्यवर्ती बनता है। और जो ये एक बात और सुनो बच्चों कि जो ये मध्यवर्ती बनता है, तो अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको जरा से भी ऊर्जा ना दें, जरा सी भी ऊर्जा ना दें, तो क्या रिएक्शन ये होगी? कभी नहीं होगी। यहाँ पे देख रहे हैं तो अभी एक उदाहरण दिया था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऊर्जा बहुत कम रहती है, और जब ऊर्जा बहुत कम रहती है, ताप बहुत कम रहता है, तो कितने धीमे धीमे रिएक्शन हो रही थी, 10 दिन में पूरी हो रही थी। यानी ऊर्जा अगर आप दोगे ही नहीं तो मध्यवर्ती बनेगा नहीं, और जब मध्यवर्ती नहीं बनेगा, यानी मध्यवर्ती बहुत धीमे धीमे बनेगा, या मान लो, तो उत्पाद कहाँ से जल्दी बन जाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम अभिकारक को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ताप बढ़ाओगे, तो उतनी जल्दी ही मध्यवर्ती बनेगा, और जितनी जल्दी मध्यवर्ती बनेगा उतनी जल्दी टूट के तुरंत उत्पाद बनाएगा, और जितनी जल्दी उत्पाद बन गया अभिक्रिया उतनी जल्दी होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब हमें पढ़ना क्या, संकीर्ण ऊर्जा। तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है? तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है? अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा दी जाती है या जो ऊर्जा लगती है, बात समझना, अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा लगती है या दी जाती है, उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा दी जाती है उसे हम संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये बात हमने आपको बता दी। संकीर्ण ऊर्जा के बारे में आप जान चुके हो, लिखा हुआ है आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार कोई अभिक्रिया अभिकारकों के संघट्ट के फलस्वरूप एक मध्यवर्ती का निर्माण करते हैं। मतलब आर्हेनियस ने क्या बताया कि कोई रिएक्शन तभी होती है जब दो अभिकारक आपस में आकर के टक्कर करेंगे, संघट्ट करेंगे, और जब ये आपस में, देखो ये दो अभिकारक हैं, ये आपस में टक्कर करेंगे, तो टक्कर करने से होगा क्या, इनका ये वाला जो बंध है, ये इनके बीच जो बंध लगा ये कमज़ोर होगा, और ये कमज़ोर होगा, ये ऊपर वाला बंध बढ़ेगा, ठीक। तो अब ये सिस्टम जो बन रहा है इसी को हम क्या कहेंगे? मध्यवर्ती। तो वही बनता है कि फलस्वरूप एक मध्यवर्ती का निर्माण करती है जो कि अल्प समय के लिए ही रहता है, यानी मध्यवर्ती जो रहता है ये बहुत ही कम समय के लिए रहता है, ठीक है। आगे समय के लिए रहता है, मध्यवर्ती कुछ समय बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी मध्यवर्ती थोड़ी समय बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या लिखा हुआ है? अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में लगी ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाती है। अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल E और ये नीचे A, स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? मध्यवर्ती को संक्रियत संकुल भी कहते हैं, संक्रियत संकुल भी कहते हैं, और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो आप यहाँ पे मध्यवर्ती के लिए शब्द या तो आपसे कहेगा, मध्यवर्ती के लिए संक्रियत संकुल भी कह सकता है या मध्यवर्ती भी कह सकता है, ठीक है। क्लियर आया समझ में? अच्छा, अब एक चीज़ और समझते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हम क्या करें बच्चों, देखो ये ग्राफ बनाते हैं इस तरफ, ठीक है। इस ग्राफ में यहाँ पे लिखना है अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, और ये ऊपर जो हमें लिखना है ये है ऊर्जा। क्या है बच्चा? ऊर्जा, ठीक है। अब देखो इधर ये अभिक्रिया निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है और ये ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है YH, ठीक। अब देखो
अब देखो ये मान लिया कोई जो अभिक्रिया हम करा रहे हैं, तो उस अभिक्रिया कराने में, सुनते रहो बच्चों, उस अभिक्रिया कराने में जो अभिकारक है, मान लो ये अभिकारक हैं, इनकी शुरुआत में भाई कुछ तो ऊर्जा रही होगी। अरे कुछ तो ऊर्जा रहेगी। कोई भी चीज़ स्थित भी है, स्थिर है, तब भी उसके पास ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तब जब स्थिर होती है कोई चीज़, स्थितिज ऊर्जा। तो यानी इसके पास स्थितिज ऊर्जा होगी कि नहीं अभिकारकों के पास? तो मान लेते हैं शुरुआत में इसके पास जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है? ये किसके पास? अभिकारक के पास। कितनी है? ये मान लेते हैं ये आर है आपका अभिकारक, और यहाँ पे इसके पास स्थितिज ऊर्जा ये है। ठीक है, इतनी बात समझ पाए? अब देखो जैसे जैसे इसके पास स्थितिज ऊर्जा ये थी, क्या ये तुरंत दोनों अभिकारक आपस में उतनी ऊर्जा ले करके उतनी ऊर्जा से मध्यवर्ती बना देंगे? क्या नहीं बनाएंगे। यानी इन अभिकारकों को कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी तो मध्यवर्ती बनेगा। तो जो ऊर्जा दी, तो जब ऊर्जा दोगे तो इसका ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि नहीं? तो ऊर्जा का मान मान लो बढ़ गया। अब बढ़ करके ये यहाँ पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। क्लियर बात समझना? तो जैसे ही पहले क्या बताया, अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा थी, और जब उसका मध्यवर्ती बना तो मध्यवर्ती बनने में ऊर्जा का मान इतना हो गया। अब फिर क्या होगा? मध्यवर्ती से तुरंत क्या बनेगा? उत्पाद। क्या बनेगा? उत्पाद। तो उत्पाद जो बनेगा वो दो तरीके का होगा। ऐसा एक ये मान लो उत्पाद बना है, और इसकी ऊर्जा जो है, इस उत्पाद की जो ऊर्जा है ये अभिकारक की ऊर्जा से भी कम हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया मध्यवर्ती। देखो ये हो गया मध्यवर्ती, ये तुम्हारा हो गया उत्पाद। ये उत्पाद की ऊर्जा है। ठीक है, देखो अच्छा अभी कैसे कैसे इसका ग्राफ बनेगा, तो देखो इधर बच्चों, तो इसका ग्राफ जो बनता है वास्तव में इस तरीके का बनता है। देखो ये ग्राफ बना, इसमें देख क्या रहे हो बच्चों? ध्यान से आपको देखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अभिकारक की ऊर्जा को दिखा रहा है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये मध्यवर्ती की ऊर्जा को दिखा रहा है, और जो नीचे वाला पॉइंट है ये उत्पाद की ऊर्जा को दिखा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? आप यहाँ पे देख क्या रहे हो? ये वाला जो पॉइंट है अभिकारक यानी इसकी ऊर्जा, ये वाला जो पॉइंट है इसकी ऊर्जा किसकी? मध्यवर्ती की। और ये वाला जो पॉइंट है ये उत्पाद की यानी इसकी ऊर्जा को दिखा रहा है। तो अगर आपसे कह दिया जाए सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, तो मध्यवर्ती की। सबसे कम ऊर्जा यहाँ पे किसकी है? उत्पाद की। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितनी भाई, ये देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो ये देख रहे हो, ये वाला लाइन, ये किसकी ऊर्जा का है? अभिकारक की। और इसकी उत्पाद की ऊर्जा की अगर बात करेंगे तो इसकी ऊर्जा कम हो गई, घट गई कि नहीं? घट गई ना। अरे भाई अभिकारक की ऊर्जा देखो ये इतनी थी, अभिकारक की ऊर्जा इतनी थी, अब बाद में जब उत्पाद बना तो घट करके नीचे आ गई। घट गई कि नहीं? आ गई ना घट के। तो कितनी कम हुई? इतनी। ये जो इतनी कम हुई है ये वाली, ये देख रहे हो ना बच्चों, ये कम हुई, इतनी तो घटी है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसी को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे डेल्टा एच। क्या कहेंगे बच्चों? डेल्टा एच। और ये डेल्टा एच क्या होता है? तो इसे बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी। अब देखो इसको समझ लो, इस ग्राफ में है क्या। तो यहाँ पे इतनी बात तो आप पहले जान गए कि ये अभिकारक की ऊर्जा है, ये मध्यवर्ती की ऊर्जा है, ये उत्पाद की ऊर्जा है। अभिकारक की जो ऊर्जा है वो उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो मान लो ये रिएक्शन कैसी होगी, देखो समझना, ये रिएक्शन कैसी होगी कि जब कोई रिएक्शन, मान लो देखो इधर ध्यान समझना, देखो इधर ध्यान से, कि ये मान लो ए है और प्लस ये बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करने के बाद कोई उत्पाद सी बनाए, कोई उत्पाद सी बनाए, तो इनके पास ऊर्जा ज़्यादा रहेगी, इनके पास ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। मान लेते हैं इनके पास शुरुआत में दोनों के पास ऊर्जा थी 50 जूल। कितनी थी? 50 जूल। और लेकिन बाद में जब उत्पाद बन गया तो इसके पास ऊर्जा रह गई 30 जूल। तभी तो ये कंडीशन आएगी। देखो इसके पास शुरुआत में कितनी ऊर्जा थी? 50 जूल। ये 50 जूल थी। अब बाद में उत्पाद जो बना सी, इसके पास कितनी रह गई? 30 जूल। तो घट गई ना। कितनी घटी? कितनी घटी? 50 में से 30 घटाओगे तो डेल्टा एच का मान आ जाएगा 20 जूल। कितना आएगा? अब 20 जूल जाएगा कहाँ? अब 20 जूल जाएगा कहाँ? तो 20 जूल जब ये रिएक्शन कराओगे ना तो वो निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है ना। तो संलयन में जब दो वहाँ पे छोटे छोटे परमाणु मिलते हैं हाइड्रोजन के, और मिलने के बाद बड़ा परमाणु बनता है, तो उसके बाद ऊर्जा मुक्त होती कि नहीं? होती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊष्मा हमें प्राप्त होगी। क्या होगा? ऊष्मा प्राप्त होगी। देखो प्राप्त हो रही कि नहीं? 50 जूल था और 30 जूल का उत्पाद मिला। अब 20 जूल तो हमें फ्री मिलेगी कि नहीं? बताओ भाई, 20 जूल हमें फ्री की मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी।
तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होगी इसको हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। ये जो रिएक्शन बनेगी तो इसे हम कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा देने वाला, हमें अभिक्रिया से ऊष्मा मिल रही, छेपी। और एक अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब वहाँ पे तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी, यहाँ तुम्हें ऊर्जा मिल रही है। तो ये होगा, ये जो ग्राफ बना है किस अभिक्रिया का है? ऊष्माक्षेपी का। बच्चों बात समझ पाए कि नहीं? ये ग्राफ का है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। क्लियर? अब अगर इसी ग्राफ को एक और ऐसे बनाया जाए, देखो इधर एक और ऐसा ही ग्राफ बनाए थे यहाँ पे, इसको मिटा दें थोड़ा सा, ठीक है? इसमें भी आपको ये लिखना है अभिक्रिया निर्देशांक और ये ऊर्जा। अब इसमें देखो हमने क्या किया है, इसमें को देखो इधर, इसको समझो बच्चों। ये जो यहाँ पे पॉइंट पहला लिया है ये ऊर्जा का है कि आर की यानी अभिकारक की। ये दूसरा पॉइंट जो हमने लिया है बच्चों, ये ऊर्जा का है कि मध्यवर्ती की यानी सी की। मध्यवर्ती यानी सी, मध्यवर्ती को सी से बी से प्रति करते हैं ना, देखो संक्रिय संकुल भी कहते हैं इसे। तो ये सी की ऊर्जा हो गई। और यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट ले लिया है और ये काय की ऊर्जा हो गई? उत्पाद की। उत्पाद को पी से प्रति करते हैं तो पी। ये अभिकारक की और ये मध्यवर्ती की, ये उत्पाद की। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरीके का बनेगा। देखो इसमें देखो, अब इसमें देखो क्या हो रहा है। इसमें जो अभिकारक की ऊर्जा है वो इतनी ही है, अभिकारक की ऊर्जा इतनी ही है, लेकिन उत्पाद की ऊर्जा अगर आप देखोगे तो इतनी है। देखो उत्पाद की ऊर्जा बढ़ गई। इसका मतलब यानी शुरू में अभिकारक की ऊर्जा कम है और उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा है। मतलब ऐसी रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इस वाली रिएक्शन को कराने के लिए तुम्हें ऊर्जा नहीं देनी पड़ेगी, खुद है वो हो जाएगा, ऊर्जा तुम्हें मिलेगी मुफ्त। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसी होती हैं? जो स्वतः हो जाती हैं और उनके होने के पश्चात ऊर्जा हमें मिल जाए, तो वो ऊष्माक्षेपी होती हैं। और ये जो ग्राफ बना है ये ग्राफ किसका होगा? ऊष्माशोषी का। किसका है बच्चों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें जो ऊर्जा आपको मिल रही कितनी मिलेगी, इसमें कितनी ऊर्जा तुमको देनी पड़ेगी। तो देनी कितनी पड़ेगी? तो ये मान देख रहे हो, ये मान कितना है? डेल्टा एच। कितना है बच्चों? डेल्टा एच। यानी ये तुम्हारा डेल्टा एच क्या है? अभी बताया, एंथैल्पी। यानी इतनी ऊर्जा तुम्हें देनी पड़ेगी और यहाँ इतनी ऊर्जा तुम्हें प्राप्त हो रही थी। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब बच्चों एक चीज़ और देख लो कि ये तो तुम्हारा ग्राफ बन गया। अब ये कैसा ग्राफ है? ऊष्माशोषी का है और ये वाला किसका है? ऊष्माक्षेपी का। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो इधर बच्चों हमने क्या बताया? संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है, संक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो संक्रियण ऊर्जा हमने बताया अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसी को तो हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे अभिकारक की ऊर्जा कहाँ है? ये। मध्यवर्ती की ऊर्जा कहाँ है? ये। तो अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में कितनी ऊर्जा लगी होगी? इतनी लगी होगी कि नहीं? तो ये जो यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम कह देंगे संक्रियण ऊर्जा। यानी ये जो लाइन आप देख रहे हो ना बच्चों, देख रहे हो ना, इधर देखो, ये अभिकारक की ऊर्जा है, ये वाली मान लेते हैं। ये अभिकारक की ऊर्जा कितनी जूल है? 20 जूल। कितनी है? 20 जूल। अब इसकी कितनी है? तो इसकी मान लेते हैं 80 जूल। कितनी है? 80 जूल। और इसकी कितनी है? तो इसकी मान लेते हैं 50 जूल। कितनी है? 50 जूल। तो देखोगे क्या, अगर हम कहें संकीर्ण ऊर्जा कितनी होगी, तो 20 से 80 पहुँच रहे हो। 20 से 80 पहुँच रहे हो, यानी कितना का अंतर आया? 60 का। तो यही तो संकीर्ण ऊर्जा होगी। अरे भाई, अभिकारक से मध्यवर्ती बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसी को संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। तो 20 से तुम कहाँ पहुँच रहे हो? 80 पर। कितना चले? 60। तो 60 चले तो ये संकीर्ण ऊर्जा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये मान जो होगा बच्चों, इसी को हम कह देते हैं संकीर्ण ऊर्जा, यानी EA। ये क्या है बच्चों? किसका की ये लाइन? संकीर्ण ऊर्जा। यहाँ भी तो ऐसा होगा। देखो यहाँ पे पहले 50 जूल थी, मध्यवर्ती हम मान लेते हैं इसका, मध्यवर्ती मान लेते हैं इसका भी 80। कितना? 80। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी देखो, ये जो पॉइंट देख रहे हो, ये क्या? अभिकारक की ऊर्जा कितनी थी? 50 जूल। और मध्यवर्ती तक पहुँचने के लिए कितनी चाहिए? 80 करना होगा। यानी कितना बढ़ाना होगा? 30 बढ़ाना होगा। तो यानी इसके बीच जो अंतर है इतना ही तो आ रहा है। देखो ये वाला,
और ये आ रहा, तो ये आने से यहाँ से यहाँ तक जो हम लाइन खींचेंगे, ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन क्या है, ई ए। क्या है बच्चों, ई ए। ये संकीर्ण ऊर्जा है। बात समझ पाए, ये संकीर्ण ऊर्जा है, ये एंथैल्पी है, ये संकीर्ण ऊर्जा है, ये एंथैल्पी है। ये ग्राफ ऊष्माक्षेपी का है, ये ग्राफ ऊष्माशोषी का है। ऊष्माक्षेपी में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्माशोषी में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ऊष्माक्षेपी में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है बहुत सारी, ऊष्माशोषी में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। बात समझ पाए, क्लियर। जैसे हम एक उदाहरण भी दे देते हैं बहुत अच्छा सा, कि जब आप चूने को पानी में डालो, चूने को पानी में डालो, क्या चूना को तुम ऊर्जा दूर दे रहे होते हो क्या, नहीं, चूना खुदे गर्म होने लगता है और ऊष्मा तुम्हें देने लगता है। तो जो चूने को पानी में जो रिएक्शन कराते हो, तो वो रिएक्शन जो होती है कौन सी होगी, वो ऊष्माक्षेपी, यानी उसका ग्राफ ये वाला बनेगा। और दूसरा उदाहरण ले लो, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे तुम अगर चावल वगैरह कुछ पका रहे हो, तो उसके लिए क्या तुम्हें ऊर्जा देनी पड़ेगी ना, तो वो ग्राफ काहे का होगा, ऊष्माशोषी का। क्लियर, आया समझ में। संकीर्ण ऊर्जा समझ गया कि नहीं, क्लियर। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है कि किसी अभिकारक से मध्यवर्ती तक बनने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। ग्राफ के माध्यम से हमने समझा दिया। क्लियर, तो इसे बना लो।